आज हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग देखते हैं आज। तो जो गुप्त साम्राज्य है, अगर उसके उदय की बात करी जाए कि उदय उसका कब हुआ, तो तीसरी शताब्दी के अंत में जो कौशाम्बी वाला इलाका है इलाहाबाद के पास, वहाँ पे गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। अब गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसके संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। इसका जो टाइम पीरियड है वो 240 से 280 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। फिर इसके जो उत्तराधिकारी हुए श्रीगुप्त के बाद, तो श्रीगुप्त के बाद एक राजा बना घटोत्कच, जो 280 से 320 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच के बारे में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने एक गुप्त संवत चलाया था जिसका टाइम पीरियड क्या था, 319 से 320 ईस्वी के आसपास इसने गुप्त संवत चलाया था। और ये गद्दी पर कब बैठा था, 320 ईस्वी में। तो यही गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। अब इसके विवाह के बारे में अगर बात करें तो इसका विवाह किससे हुआ था, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह हुआ था। और इसकी उपाधि क्या थी, तो इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। अब आगे बात करते हैं हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त गद्दी में कब बैठा, तो ये 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो 320 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम रहा, फिर 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। अब समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो था कौन, हरिसेन। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अब ये जो समुद्रगुप्त था वो किस धर्म को मानता था, तो ये वैष्णव धर्म को मानता था और विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त की बहुत सारी उपाधियाँ मिलती हैं हमें, जिनमें से उन उपाधियों को देखते हैं हम लोग, जैसे भारत का नेपोलियन, अश्वमेघकर्ता, विक्रमांक, कविराज, पृथिव्या प्रथम वीर और परम क्रमांक। ये समुद्रगुप्त की उपाधियाँ हैं। भारत का नेपोलियन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। इसकी वजह से इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है कि ये संगीत का बहुत ज़्यादा प्रेमी था, संगीत को बहुत मानता था। तो अब इसके संगीत प्रेमी होने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, तो इसके साक्ष्य हैं इसके सिक्के। तो इसके सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि गुप्त वंश के किस शासक के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, तो वह समुद्रगुप्त है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये कब गद्दी पर बैठा, ये 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और इसकी भी जो उपाधियाँ हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, इस जिसे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी भी काफ़ी उपाधियाँ हैं, उनको देखते हैं। तो पहली उपाधि तो यही हुई विक्रमादित्य, फिर देवगुप्त, देवराज, देवश्री, परम भागवत और शकारी। अब इसके समय में एक चीनी यात्री आया था भारत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। वो कौन सा यात्री था, वो था फाहियान। तो फाहियान इसके दरबार में आया था। नेक्स्ट है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिक्के चलवाए थे, किस उपलक्ष्य में चलवाए थे ये देखते हैं। तो शक विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर इसने विजय प्राप्त की थी, इस उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। और कौन से शक राजा को हराया था, तो शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। तो जब शकों पर विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसी उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे और शकारी की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद जो राजा बना वो कौन था, कुमारगुप्त प्रथम, जिसे हम लोग गोविंद गुप्त के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 415 से 454 ईस्वी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो प्रश्न पूछा भी जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त प्रथम था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड क्या था? 455 से 467 ईस्वी। इसने क्या किया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील ये मौर्यों के समय से चली आ रही थी, तो उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था तथा पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर बनाया था। तो समुद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त। इसी के शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि जब हूणों का भारत में आक्रमण हुआ था तो उस समय गुप्त वंश का राजा कौन था? तो गुप्त वंश का राजा कौन था? स्कंदगुप्त। इसके बाद देखते हैं हम लोग विष्णुगुप्त को। तो विष्णुगुप्त जो है ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो ये हमने यहाँ पर गुप्त वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी देखी। अब आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य में स्थित जो प्रशासनिक इकाइयाँ थीं उनका क्रम देखते हैं। तो सबसे जो बड़ी इकाई थी पहले देश। तो देश जो है ये सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? जिसका प्रमुख कहलाता था गोपना। फिर दूसरे नंबर पे आती है भुक्ति। भुक्ति देश से छोटी इकाई थी प्रशासनिक और इसका जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था? उपरिक। फिर आता है विषय। भुक्ति के बाद विषय आता है, तो विषय का जो प्रमुख होता था उसको विषयपति कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। फिर विषय से छोटा होता था ग्राम। ग्राम जो है ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामीक। तथा इसके अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? महत्तर। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्राम होता था, ग्राम के अन्य जो सदस्य होते थे ग्रामीक के अलावा जो अन्य सदस्य होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था महत्तर। अब गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग को देख लेते हैं। जो पुलिस विभाग होता था, तो पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था दंडपाशिक। और जो साधारण कर्मचारी होते थे पुलिस विभाग में, तो साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट और भाट। गुप्त साम्राज्य में एक शब्द प्रचलन में था जिसका कहते थे हम लोग पेट। तो पेट का मतलब क्या होता था? तो ये ग्राम समूह की एक छोटी सी इकाई होती थी। आगे बढ़ते हैं। दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये किस शासक का है? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि दामोदरपुर ताम्रपत्र जो अभिलेख है वो किस शासक का है? तो ये कुमारगुप्त का है। और इसमें जो है उन अधिकारियों के क्रियाकलापों की चर्चा मिलती है जो भूमि बिक्री से संबंधित होते थे। तो मतलब जो भूमि ज़मीन का क्रय विक्रय करते थे अधिकारी, उन अधिकारियों के क्रियाकलापों से संबंधित था कौन सा अभिलेख? दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/4 से लेके 1/6 के बीच में गुप्त काल में भू राजस्व लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब भूमि के प्रकार देख लेते हैं गुप्त काल में कि भूमि किस किस प्रकार की होती थी। तो पहली भूमि है क्षेत्र। क्षेत्र किस प्रकार की भूमि थी? जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको क्षेत्र कहा जाता था। फिर आते हैं वास्तु। तो वास करने योग्य जो भूमि होती थी उसको वास्तु कहा जाता था। चारागाह, ये तो नाम से ही पता चलता है कि पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह कहा जाता था। सिल, सिल किस प्रकार की भूमि थी? तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? सिल कहा जाता था। और अप्रहत, अप्रहत किस प्रकार की भूमि थी? तो ये जंगली भूमि होती थी। अब जैसे कभी कभी क्या होता था कि किसी भूमि पर जुताई नहीं हुई, तो जुताई ना करने की वजह से वहाँ पे काफ़ी झाड़, छोटे छोटे झाग झड़कीले पैदा हो जाते थे, तो वो भूमि जंगली हो जाती थी। तो इस प्रकार की जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत। ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में देखते हैं। जैसे शिव मंदिर। तो शिव मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है? ये खोह और भूमरा, खोह और भूमरा नामक जो दो स्थान हैं, दोनों एमपी के नागौद नामक स्थान पर है। तो वहाँ पे शिव मंदिर स्थित है। विष्णु मंदिर ये तिगवा एमपी में है। पार्वती मंदिर ये नचना कुठार एमपी में है। दशावतार मंदिर, ये तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर काफ़ी फेमस है, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है। फिर आते हैं
भीतरगांव मंदिर, जिसे हम लोग लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो ये कानपुर में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये ईंटों से बना पहला मंदिर है भारत में, भीतरगांव का मंदिर। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो क्या कहा जाता था? रहट या घंटी। तो रहट या घंटी क्या थी गुप्त काल में? सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाले यंत्र। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? जो श्रेणी होती थी, श्रेणी का जो मुख्य व्यक्ति होता था प्रधान, उसको क्या कहते थे? ज्येष्ठक। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये था उज्जैन। ये इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीज़ है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? जो सोने की मुद्राएं होती थी, सोने के सिक्के, उनको क्या कहा जाता था? उनको दीनार कहा जाता था। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वो गुप्त काल में ही जारी किए गए थे, और उन सोने के सिक्कों को कहा क्या जाता था? दीनार। नेक्स्ट पॉइंट है, कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। लेकिन अगर जाति के रूप में देखा जाए कि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो वो ओशनम स्मृति में मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में एक जाति थी जिसे कहते थे हम लोग शबर जाति। शबर जाति के बारे में देखते हैं। तो ये जो जाति है, ये विंध्य के जंगलों में रहा करती थी। इस जाति के जो लोग थे वो विंध्य के जंगलों में रहा करते थे, और इनकी विशेषता थी कि ये लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाया करते थे। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में कौन सी जाति ऐसी थी, जनजाति, जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाया करती थी? तो वो शबर जाति है। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य ये कब देखने को मिलता है? तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 510 ईस्वी में। तो 510 ईस्वी में हमें सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है पहली बार। इसके पहले कभी भी सती प्रथा थी या नहीं थी, इसके बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक, तो कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। यहाँ पे एक भोजराज नाम का सैनिक था जो युद्ध भूमि में मारा जाता है, और उसी की पत्नी जो है वो सती हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति में रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो जो वैश्यावृत्ति में रहने वाली महिलाएं थी उनको क्या कहते थे? गणिका। और जो वृद्ध वैश्याएं होती थी उनको क्या कहा जाता था? जो बुजुर्ग हो जाती थी उनको कहते थे कुट्टनी। ये तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त सम्राट जो हैं वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे, और बहुत मतलब अच्छे से आश्रय दिया हुआ था वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है अजंता की गुफाएं। इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल गुफाएं हैं 29, लेकिन वर्तमान में शेष केवल 6 हैं। तो बाकी कहाँ गई? तो बहुत ज़्यादा संरक्षण होता नहीं है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो पत्थर उखाड़ उखाड़ के ले गए इनके। तो अब जो वास्तव में स्पष्ट गुफाएं हैं वो केवल 6 बची हैं। अब जो गुप्त काल से संबंधित गुफाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं अजंता में? तो गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 18 और गुफा नंबर 19। तो सॉरी 16, 17 और 19। तो जो गुप्त काल से संबंधित जो गुफाएं हैं तो गुफा नंबर 16, 17 और 19। अब गुफा संख्या 16 में देख लेते हैं क्या चीज़ देखने को मिलती है हमें। तो इसमें जो है एक राजकुमारी मरणशैया में लेटी हुई है, उसको दिखाया गया है, और उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले खड़े हुए हैं, इस तरह से दिखाया गया है। गुफा संख्या 17 में क्या है? तो गुफा संख्या 17 को चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। चित्रशाला, इसमें है क्या वास्तव में? तो इसमें बुद्ध के जन्म से संबंधित, उनके पूरे जीवन से संबंधित, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण से संबंधित सारे चित्र बनाए गए हैं। तो ये महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन से संबंधित चित्र गुफा संख्या 17 में देखने को मिलते हैं।
आगे बढ़ते हैं, बाघ की गुफा। तो ये भी गुप्त काल में बनाई गई थी बाघ की गुफा, और ये स्थित कहाँ पे है? ये एमपी के धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ देखते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि रहता था। वो कौन था? वो था कालिदास। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक आयुर्वेदाचार्य, जिसे डॉक्टर कहते हैं, वो भी रहता था। वो कौन था? वो था धन्वंतरी। इन दोनों के अलावा भी दरबार में अन्य विद्वान रहते थे, जैसे वाराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। तो ये सारे लोग किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे बढ़ते हैं, पंचतंत्र के बारे में देखते हैं कुछ। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने इसकी रचना की थी। ये जो पुस्तक है पंचतंत्र, इसकी रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। किस काल में की थी? गुप्त काल में की थी। इसकी भाषा क्या है पंचतंत्र की? तो इसकी भाषा जो है वो है संस्कृत। और इसकी विशेषता ये है कि ये बाइबल के बाद दूसरा स्थान है इसका। पूरे विश्व में बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर आती है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है, इसके टोटल 5 भाग हैं। वो कौन कौन से हैं? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षाकारित्व। तो मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षाकारित्व, ये 5 भाग किसके हैं? पंचतंत्र के। आगे बढ़ते हैं, आर्यभट्ट के बारे में देख लेते हैं। आर्यभट्ट जो हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम ये बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, मतलब सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये प्राचीन काल में सबसे पहले किसने बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? वो आर्यभट्ट ने बताया था। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जैसे आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। तो ये किसकी पुस्तकें हैं? आर्यभट्ट की। आर्यभट्टियम तो समझ में आता है, वो नाम पे ही है आर्यभट्ट के, लेकिन जो सूर्य सिद्धांत है वो किसकी है? वो भी आर्यभट्ट की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में की गई है? ये गुप्त काल में की गई थी। नेक्स्ट है, गुप्तों की शासकीय भाषा क्या थी? तो शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को रुपक्या, रुप्यका, चांदी के सिक्कों को रुप्यका कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, नारद, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति, ये सारी स्मृतियाँ हैं। नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इन सब की जो रचना है वो किस काल में हुई थी? तो वो गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण और त्रिमूर्ति की जो अवधारणा है उसका जन्म कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण और त्रिमूर्ति की जो अवधारणा है उसका जन्म कब हुआ? तो उसका जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मृच्छकटिकम, माटी की खिलौना गाड़ी, माटी की खिलौना गाड़ी। तो ये वास्तव में क्या है? एक नाटक है मृच्छकटिकम, जैसे हम लोग माटी की खिलौना गाड़ी भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। गुप्त काल में ही इसकी रचना हुई थी। किसने की थी? तो गुप्त काल में इसे शूद्रक नामक व्यक्ति ने लिखा था। शूद्रक नामक व्यक्ति ने लिखा था। और इसमें कहानी क्या है कि इसमें एक निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। ठीक है, अब कुछ तथ्यों को देखते हैं हम लोग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये अशोक का अभिलेख है, जो पहले कौशाम्बी में स्थित था। तो कौशाम्बी में स्थित था, तो कौशाम्बी से जब राजा अकबर थे, महाराजा, तो अकबर क्या किया कि कौशाम्बी से उठा के उसको इलाहाबाद ले आए और इलाहाबाद के किले में रखवा दिया था। तो इसमें अब है तो वास्तव में अशोक का, तो अशोक का नाम तो मिलेगा ही। फिर और किन किन लोगों का उल्लेख मिलता है वो देख लेते हैं। तो कुछ अकबर ने भी इसमें लिखवाया था बाद में, तो देखते हैं इसमें और किन किन चीज़ों का उल्लेख है। तो हरिशेन ने संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त की प्रशंसा भी लिखवाई इसमें, इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा? प्रयाग प्रशस्ति। इसमें समुद्रगुप्त के कुछ पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जहांगीर का भी उल्लेख है और बीरबल का भी उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं महरौली लौह स्तंभ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग महरौली लौह स्तंभ की स्थिति को देखते हैं कि ये स्थित कहाँ पे है। तो ये
जो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है, तो कुतुब मीनार जिस कैंपस में स्थित है उसी कैंपस में कुतुब मीनार के पास महरौली का लौह स्तंभ भी स्थित है। और इसकी विशेषता यह है कि आज भी खुले आसमान में है, पूरा लोहे का स्तंभ है और आज तक जंग नहीं लगा इसमें। उस समय की ढलाई इतनी अच्छी थी लोहे की कि आज तक जंग नहीं लगा, खुले आसमान में है यह। अब इसमें उल्लेखित राजा के बारे में देखते हैं। तो महरौली के लौह स्तंभ में एक राजा का उल्लेख है, चंद्र। तो विद्वान जो है चंद्र का जो समीकरण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ बैठाते हैं, ठीक है। और इसमें उल्लेख क्या मिलता है, उसमें मतलब लिखा हुआ है कि राजा चंद्र ने क्या किया था, विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। तो विद्वान राजा चंद्र का जो समीकरण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाते हैं। तो फिर ये प्रश्न आ जाता है कि विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये महरौली के लौह स्तंभ में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो विक्रमादित्य जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न रहते थे, अब उनके बारे में देखते हैं। तो इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई थी, काधवामश छव वेग। काधवामश छव वेग, इसको 8-10 बार आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा कि पूरे नवरत्न आसानी से याद हो जाएंगे। पहला है कालिदास, फिर धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन था, चिकित्सक था। फिर है वाराह मिहिर। तो वाराह मिहिर कौन था, ये खगोल वैज्ञानिक था। फिर आते हैं अमरकोश, अमर सिंह। तो अमर सिंह कौन था, ये कोशकार था, मतलब कोश, एक तरह से कोषाध्यक्ष कह सकते हैं, वो था। फिर शंकु। शंकु कौन था, ये वास्तुकार था। फिर छपड़क। छपड़क कौन था, ये ज्योतिषाचार्य था। फिर वररुचि। तो वररुचि कौन था, ये व्याकरण का ज्ञाता था। नेक्स्ट है वेताल भट्ट। वेताल भट्ट कौन था, ये जादूगर था। और लास्ट है घटकरपर। घटकरपर कौन था, ये कूटनीतिज्ञ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त के बारे में कुछ देख लेते हैं। कुमारगुप्त को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त प्रथम के अन्य नाम है गोविंद गुप्त और महेंद्रादित्य। तो ये किसकी संतान था कुमारगुप्त प्रथम, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उसकी संतान था। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का ही बेटा था, तो उसकी पत्नी ध्रुव देवी, इसकी माता का नाम ध्रुव देवी था। इसकी विशेषता ये है कि इसके समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख मिले हैं। मतलब ये अगर पूछा जाए कि गुप्त काल में किस शासक के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख मिले हैं, तो वो कुमारगुप्त प्रथम है। आगे बढ़ते हैं। विल्सड अभिलेख। विल्सड अभिलेख के बारे में देखते हैं। तो ये विल्सड अभिलेख किसका है, पहला प्रश्न तो यही है। तो विल्सड अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का है। तो अब इसकी विशेषता क्या है कि कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली मिलती है इसमें। मतलब कुमारगुप्त के बाद कौन राजा हुआ इससे मतलब नहीं है, इसके बाद का कोई उल्लेख भी नहीं है। कुमारगुप्त प्रथम तक इसमें गुप्तों की वंशावली मिलती है विल्सड अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं। बंगाल वाले इलाके में कुमारगुप्त प्रथम के 3 ताम्रपत्र अभिलेख मिले। तो वो 3 ताम्रपत्र अभिलेख किसके किसके थे, तो ये जो 3 अभिलेख मिले हैं ताम्रपत्र अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के बंगाल में, कौन कौन से हैं, ये हैं धनदय, दामोदरपुर और बैग्राम। धनदय, दामोदरपुर और बैग्राम। अब कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राएं जो थीं वो किन किन धातुओं की थीं, तो इसने सोना, चांदी और तांबा तीनों प्रकार के सिक्के चलवाए थे। अन्य उपाधियों के बारे में देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम की अन्य उपाधियाँ महेंद्र सिंह, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र, ये सब किसकी उपाधियाँ हैं, ये कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियाँ। आगे बढ़ते हैं। आगे स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा देखते हैं, जिसे हम लोग क्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनकी क्या विशेषता थी, तो स्कंदगुप्त के जो सोने के सिक्के थे उसके एक भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति अंकित होती थी। एक साइड पे धनुष बाण चलाते हुए राजा का चित्र होता था, और दूसरी साइड पे क्या होता था कि लक्ष्मी के चित्र अंकित होते थे, लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। और लक्ष्मी के साथ साथ उसी चित्र के नीचे लिखा होता था श्री स्कंदगुप्त। श्री स्कंदगुप्त वही लक्ष्मी की आकृति के नीचे लिखा होता था।
इसके अलावा इसके कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं कि जिसके ऊपर जो है गरुड़ ध्वज और उसकी उपाधि क्रमादित्य भी अंकित है। तो ये सारे सिक्कों की विशेषता किसकी है? स्कंदगुप्त की। अब भीतरी स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है वो वास्तव में किससे संबंधित है? तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त से संबंधित है और इसमें उल्लेख किसका मिलता है? तो इसमें ये उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हूणों को पराजित भी किया था। आगे बढ़ते हैं। अब है तोरमाड़ के बारे में देखते हैं। तोरमाड़ कौन था? जो तोरमाड़ था वो कौन था ये देखते हैं। तो ये जो है ये भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मतलब एक हूण आक्रमण हो चुका था, जब दोबारा हूणों का आक्रमण हुआ भारत में तो उसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था? तोरमाड़। इसका पुत्र था मिहिरकुल। मिहिरकुल जो था बहुत ज़्यादा क्रूर व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा क्रूर और अत्याचारी था और इसके बाद वही शासक बना था। तो बस ये जानते रहना है कि मिहिरकुल किसका बेटा था? तोरमाड़ का। मिहिरकुल एक हूण था। गुप्त काल में बंदरगाहों के बारे में देखते हैं। तो जो पूर्वी इलाका था भारत में, तो पूर्वी इलाके का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? ताम्रलिप्ति, ये बंगाल में स्थित था। और जो पश्चिमी इलाके का बंदरगाह था वो कौन सा था? वो था भृगुकच्छ, जो भड़ौच में स्थित था, गुजरात के लिए। आगे बढ़ते हैं, श्रेणी के बारे में देखते हैं। श्रेणी क्या था गुप्त काल में? बहुत चर्चा में रहता है। तो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए स्थापित किए जाते थे। ठीक है, तो श्रेणी जो है वास्तव में क्या था? व्यापारियों के द्वारा स्थापित किए गए संगठन थे। व्यापारी ही स्थापित करते थे ताकि वो व्यापार वगैरह अच्छे से कर सकें। और आगे देखते हैं, इनका अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणी में जितने भी सदस्य होते थे तो जो भी न्यायिक अधिकार होते थे वो किसके पास होते थे? उनके लिए वो व्यापारियों के पास ही होते थे। श्रेणियों द्वारा ही सदस्यों के वेतन निर्धारित होते थे, काम करने के नियम, मानक और कीमतों का निर्धारण किया जाता था। सब कुछ श्रेणी संभालते थे। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख भी होता था। हर श्रेणी का अपना एक हेड होता था और वही सब नियम कानून बना के अपना काम करते थे। इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि श्रेणियों के संचालन में राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था, कि मतलब राजा उसमें कोई हस्तक्षेप कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो जो प्रमुख केंद्र थे, गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु, ये वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में भास्कराचार्य कौन था? तो जो भास्कराचार्य था ये खगोल वैज्ञानिक था और गणितज्ञ। तो खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों था भास्कराचार्य। और इन्होंने क्या किया था? एक पुस्तक की रचना भी की थी, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ये दोनों किसकी पुस्तकें हैं? तो ये भास्कराचार्य की पुस्तकें हैं। और भास्कराचार्य कौन था? ये खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों था। आगे बढ़ते हैं। भारत में त्रिकोणमिति में जो ज्या, कोज्या और उत्क्रमज्या के सिद्धांत हैं वो कब विकसित हुए थे? तो वो कब विकसित हुए? वो 5वीं शताब्दी में विकसित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत किसने दिया था? जो चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो ब्रह्मगुप्त ने दिया था। और कब दिया था? 7वीं शताब्दी में। ये भी आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस गुप्त शासक की 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं? तो वो था स्कंदगुप्त। फाहियान के अनुसार लोग दैनिक लेन देन में किसका प्रयोग किया करते थे? तो किसका प्रयोग करते थे? कौड़ियों का। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? भरतपुर बयाना से। और भरतपुर बयाना कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए थे? सबसे पहले किसने सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में जो राजकीय भूमि पर खेती करता था
उसे उपज का 1/6 भाग राजा को कर देना होता था। तो प्रश्न ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में जो सरकारी भूमि होती थी, जो सरकारी भूमि पे खेती करता था उसको टैक्स कितना देना पड़ता था? तो उसको टैक्स कितना देना होता था? उपज का 1/6। नेक्स्ट है भूमि कर के उपनाम। तो जो भूमि कर था उसके उपनाम क्या थे? उद्रंग और भाग कर। तो ये इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्रंग और भाग कर क्या थे गुप्त काल में? तो ये भूमि कर के उपनाम थे। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई कर के उपनाम कौन से थे? सिंचाई कर के विदक भागम और उदक भागम। तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में विदक भागम और उदक भागम ये दोनों क्या थे? तो ये सिंचाई कर थे। नेक्स्ट है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो जो रेशम के लिए शब्द प्रयोग होता था उसको क्या कहते थे? कौशेय। नेक्स्ट है तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में जो वारंगल था वो किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के उपकरण के लिए। लोहे के उपकरण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त प्रशासन का स्वरूप। किस प्रकार का स्वरूप था गुप्त प्रशासन का? तो संघात्मक स्वरूप था। संघात्मक स्वरूप का मतलब जो गुप्त राजा होता था वो अनेक छोटे छोटे राजाओं का राजा होता था, मतलब अनेक छोटे छोटे राजाओं का हेड होता था गुप्त राजा। इसको संघात्मक स्वरूप कहता है। नेक्स्ट है गुप्त काल में कौन सा एक विशेष खेल का उदय हुआ था? तो ये था शतरंज, जिसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत से ये ईरान और यूरोप पहुंचा था, मतलब गुप्त काल में शतरंज का उदय हुआ, फिर यहाँ से ये ईरान गया, यूरोप गया, सब यहीं से गया। अब नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में जो योगदान हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कुमारगुप्त, सबसे पहले तो कुमारगुप्त का ही नाम आएगा क्योंकि उसने ही स्थापना करवाई थी। तो इसने इसकी पहली मंजिल बनवाई थी 5वीं शताब्दी में, कुमारगुप्त ने। फिर आते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने क्या किया कि दूसरी मंजिल बनवा दी 7वीं शताब्दी में। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं देवपाल। देवपाल ने क्या किया, इसकी तीसरी मंजिल बनवा दी 9वीं शताब्दी में। ठीक है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? उसके पुस्तकालय को कहा जाता है धर्मगंज। तो गुप्त काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने पूरे कर लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।